गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों को। तो इस समय में सभी हमारे क्लास 9th के नन्हे छोटे प्यारे जो भी हमारे बच्चे हैं जो कि हमारी क्लासेस में रेगुलर आते हैं उन सभी का स्वागत करता हूं और साथ साथ ये भी आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने एकदम बढ़िया मूड में होंगे, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं अपने घरों में और हमारी क्लास का वेट भी कर रहे होंगे। ठीक है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि यार हम अपनी क्लास में बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, क्योंकि आज हमें समता का अधिकार, जिसके अंदर हमें अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 को डिटेल में जाना है, ताकि यहां से अगर कोई भी एमसीक्यू अगर बन जाता है तो हमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यानी कि आज की ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और पूर्ण रूप से पढ़ाई को समर्पित होने वाली है। जी हाँ, तो अभी हम क्लास बच्चों को थोड़ा सा समय देंगे ताकि ये बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं ज्यादा से ज्यादा। इस बीच आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे जो बच्चे हैं भैया, इस क्लास को टेलीग्राम, व्हाट्सएप हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा साथी हमारे साथ जुड़ सके और जो हमारे बच्चे हैं जो कि रेगुलर हमारी क्लासेस में आते हैं वो बड़ी प्यार से, आसानी से हमारी क्लास को देख सकें। जल्दी से बेटा ये काम कर दीजिए, इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए, फिर हम क्या करेंगे, क्लास को शुरू करेंगे। साथ ही साथ आप सभी बच्चे कमेंट्स में ये भी डाल सकते हैं कि आप लोग कैसे हैं, सब बढ़िया है। तो भैया कमेंट्स में थम्स अप दे दीजिए कि भैया हम एकदम बढ़िया है और क्लास का इंतजार कर रहे हैं आपकी। जल्दी से करिए काम। ठीक है, तो बच्चे जो हैं वो हमारे साथ अब जुड़ने लग गए हैं, ये मैं देख चुका हूं। और साथ ही साथ अब करना क्या है भैया, अब आप लोग क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ जाएंगे जैसे जैसे बच्चे जो हमारे हैं वो क्लास को शेयर करते रहेंगे। ठीक है। और इसी के साथ मैं बता देता हूं कि हमारा जो चैप्टर है लोकतांत्रिक अधिकार, ये चल रहा है। इनकेस अभी कोई बच्चा आया है तो उसको अगेन रिपीट कर देता हूं। लोकतांत्रिक अधिकार हमारा ये अध्याय चल रहा है जिसके अंदर हम मौलिक अधिकारों पर चर्चा कर रहे हैं। ये मौलिक अधिकारों में आज हम समता के अधिकार यानी कि समानता के अधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं। इसका मतलब ये होगा कि आज की ही क्लास के अंदर हम अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे। इसके बाद आप लोगों को समता के अधिकार की क्लास कहीं और जाकर किसी और से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी भैया। और ये भी बता चुका हूं कि क्लास पूर्ण रूप से पढ़ाई पर समर्पित होगी, तो मैं चाहता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं कमेंट्स में केवल उन प्रश्नों का उत्तर दें जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूं। साथ ही साथ बेटा आप लोगों के कमेंट्स को मैं बाद में पढ़ लूंगा, तो भैया घबराना नहीं है किसी बच्चे को कि यार क्लास हो जाती है और भैया जो है, सर जो है वो हमारे कमेंट्स को नहीं देख पाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप हमारी इस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ करे। जी हाँ, तो हमारी जो ये क्लास है ये होने वाली है समता के अधिकार के ऊपर या समानता का अधिकार। समानता के अधिकार के अंतर्गत हमारी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आती हैं जिसके अंदर हमारे अनुच्छेद 18 यानी कि 14, 15, 16, 17 और 18 कुल मिला के हमारे 5 अनुच्छेद इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर कुछ भाग भी बन जाते हैं, तो उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि जो महत्वपूर्ण पार्ट है या जिसमें से एमसीक्यूज, छोटे छोटे जो ऑप्शनल वाले जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आने के चांसेस ज्यादा है, उनको हम ज्यादा डिटेल में करेंगे। जिनके चांसेस कम है उनको हम थोड़ा सा ब्रीफ का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ज्यादा डिटेल में ना पढ़ें, शॉर्ट रखें उस चीज को। ठीक है, चलिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार होता है कि जब आप सभी लोगों को अपने समान समझें या सभी लोगों को एक समान समझना समानता का अधिकार या समानता कहलाता है, इक्वालिटी कहलाती है। इसका मतलब हमारी क्लास में बैठा हर बच्चा एक समान है, फिर चाहे उसका नाम कुछ भी हो, फिर चाहे वो आशीष हो, बिलाल हो, अफसाना हो, जैनी हो, हिटलर हो, तरुण हो या महफूज जी हो या कोई भी हो, कोई भी बच्चा, राम श्याम या कोई भी वो बच्चा हो सकता है आपका।
ठीक है, रोहित या फला फला कोई भी बच्चे का आप उदाहरण ले लीजिए, उमेश और स्नेहा और आकांक्षा, है ना, कोई भी नाम आप ले लीजिए। ये सभी बच्चे मान लेते हैं हमारी क्लास में आते हैं और इन सभी बच्चों को मैं इक्वली ट्रीट करता हूं, यानी कि कोई बच्चा अलग नहीं है, कोई बच्चा स्पेशल नहीं है किसी से। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज सबकी अलग अलग हो सकती हैं, वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है, बट सभी बच्चे एक समान है, किसी की अहमियत कम या ज्यादा नहीं है, आप सभी एक समान है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप सभी को एक समान मान रहा हूं। अब कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि सभी को एक समान नहीं माना जाता या किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव हो जाता है और उसको अपने से अलग मान लिया जाता है कि यार तू हमारे जैसा नहीं है, तू हट जा, हमारे पास मत आ। तो उस स्थिति में समानता का अधिकार, समता का अधिकार ये ध्यान रखता है या इस चीज पे फोकस रखता है कि ऐसा ना हो, और यदि ऐसा हो गया है तो कैसे भी करके उस व्यक्ति के, उस महिला, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा कोई भी है, उन सभी के जो अधिकार हैं वो वापस उनको दे दिए जाए और उनको जो इज्जत मिली हुई थी संविधान के द्वारा समाज में, वो वापस से उनको दे दी जाए, यानी कि किसी का कोई नुकसान ना हो। तो इसमें आ जाता है हमारा समानता का अधिकार। अब पॉइंट आता है कि अगर हम बात करते हैं इन प्रत्येक अनुच्छेदों की, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, इस तरीके से अगर हम इन्हें डिवाइड करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसके अंदर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाली हैं। इसमें अब आप लोगों को करना क्या है, पहली चीज, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए आप लोगों को 3 चीजों की जरूरत होगी। जी हाँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास अपना एक नोटबुक और पेन होना चाहिए, पेंसिल, पेन जो भी है, और एक नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि और जहां से आप लोगों ने इससे पहले वाली क्लास के नोट्स बनाए थे और वहीं से ही आप लोगों को कंटिन्यू करना है, कुछ ज्यादा ब्रेक मत दे दीजिएगा। अब वहां से आप लोग नोट्स बनाना मेरे साथ साथ कंटिन्यू रखेंगे, साथ साथ बनाएंगे, ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा मैं आप लोगों को क्लास के बीच में। सेकेंड चीज जो आपको चाहिए वो आपको चाहिए फोकस। जी हाँ, आप लोगों को फोकस के साथ इस क्लास को देखना है और समझने का प्रयास करना है। तीसरी चीज जो आपको चाहिए वो है दिमाग। भैया बिना दिमाग के नहीं बैठना है हमारी क्लास के अंदर, दिमाग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब किसी बच्चे के पास है ऑलरेडी, बहुत बढ़िया है, नहीं तो मार्केट जाना और खरीद के ले आना 250 ग्राम। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अनुच्छेद 14 से हम लोग हमारी इस क्लास को प्रारंभ करने वाले हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? आप लोग आप अगर बच्चे जो हैं, अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन को इसके आंसर से भर दीजिए, एकदम मजा आ जाएगा। कमेंट्स मैंने आपको बता दिया है कि मैं आपके चेक कर लूंगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है, अनुच्छेद 14 जो है, उसमें क्या बात कही गई है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में। चलिए, इतने मैं नोट कर रहा हूं, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, समक्ष होता है सामने, समता यानी कि समानता, या विधियों के समान संरक्षण, से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, ये वाला पार्ट सभी को समझ में आ गया होगा। जी हाँ, विधि के समक्ष समता, जी हाँ बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल सिंपल सा है ये
कि विधि के समक्ष समता होनी चाहिए, इससे आप किसी को वंचित नहीं रख सकते हो। विधि का मतलब है यहाँ पर एक तरीके की कानूनी प्रक्रिया कि यार कानून की दृष्टि में या न्यायालयों की दृष्टि में या जब भी न्याय मिलने की बारी आएगी तो सभी को समान संरक्षण होना चाहिए। संविधान में सभी को समान संरक्षण मिला होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो बहुत गलत बात है, आप अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, यहां तक समझ में आ गया है तो एकदम कमेंट्स को थम्स अप से भर दीजिए जल्दी से। फिर हम क्या करते हैं, इसको और एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। इसके अंदर एक अपवाद भी आ जाता है। अपवाद होता है एक्सेप्शन, यानी कि वह हिस्सा, किसी पर्टिकुलर चीज का वह भाग जो कि उस परिभाषा में फिट नहीं होता है, थोड़ा हटके अलग आ जाता है। जैसे आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे मौलिक अधिकार छिन जाते हैं हमसे, लेकिन 20 और 21 नहीं छिन पाते। तो 20 और 21 क्या है, मौलिक अधिकारों में एक अपवाद का काम करते हैं। तो यहां पर अगर मैं अपवाद शब्द को डालूं, अपवाद शब्द को अगर मैं यहां पे डालूं तो हम क्या बोल सकते हैं, अपवाद का अगर मैंने जिक्र यहां करा है तो हम ये डाल सकते हैं कि अनुच्छेद 361। जी हाँ, बहुत दूर कहानी चली गई है हमारी जो कहानी है वो बहुत दूर जा चुकी है। अभी आप लोगों को मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, अपवाद और अनुच्छेद एक बार दोनों हो जाए फिर मैं आपको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, अनुच्छेद 361 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति एवं राज्यपालों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। और ये शक्तियां क्या हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य के लिए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेही नहीं होंगे। ये शक्तियां क्या है कि ये किसी भी बात के लिए, किसी भी कार्य के लिए कोई जवाबदेही नहीं, कोई भी जवाबदेही नहीं। इसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने अनुच्छेद 14 से एक बात शुरू करी। अनुच्छेद 14 जो है वो ये कहता है कि भारत में राज्य, जितने भी राज्य हैं हमारे, ठीक है, उसके अंदर जितने भी हमारे लोग हैं उन सभी को विधि के समान संरक्षण मिला हुआ है। यानी कि कानून के आगे, न्यायालय के आगे या इन सब संविधान के आगे ये सारे के सारे एक समान है और इन सभी की सुरक्षा जो है वो इनकी जिम्मेदारी है, साधारण शब्दों में। अब इसमें एक अपवाद निकल कर ये आया है कि विधि के समान मतलब बेसिकली कानून की नजर में सब बराबर है, साधारण भाषा में आप ये बोल सकते हैं। लेकिन एक अपवाद है इसके अंदर। अपवाद क्या है? अपवाद है अनुच्छेद 361, जिसमें यह मेंशन करा गया है या जिसमें यह बात लिखी गई है कि अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं, अगर आप भारत के राष्ट्रपति हैं और या फिर आप भारत के किसी राज्य के राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल, अगर आप इन दोनों में से किसी एक पद पर हैं तो आप पर किसी भी कार्य के लिए, किसी भी बोली गई बात के लिए, किसी भी बोली गई या कोई भी आपने घटना कर दी, देखिए एक तो होता है कि आपने लिटरली या किसी को मार दिया या कुछ ऐसा कर दिया, नहीं, डिफरेंट चीज है, पर आपने जो फैसले लिए हैं, आपने जो बातें करी हैं, उनके लिए क्या है, आप किसी के प्रति जवाबदेही नहीं हो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जज भी अगर आपसे ये कहे, अरे भाई इधर आओ राष्ट्रपति जी, राज्यपाल जी, बताओ क्यों करा आपने ये, तो आप जवाबदेही नहीं हो, इतनी शक्ति है आपके पास, ये कहा गया है। तो ये अपवाद है अनुच्छेद 14 का कि भारत के सारे नागरिक एक तरफ और राष्ट्रपति और राज्यपाल एक तरफ। कुछ इस प्रकार का कहना है अनुच्छेद 361 का। अब समझ में आ गया है तो फटाफट से थम्स अप दे दीजिए, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आने वाला है अनुच्छेद 15।
अनुच्छेद 15 में भेदभाव पर रोक लगाई गई है। इस तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। किस पर रोक लगाई गई है? भेदभाव पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यह प्रावधान करा गया है कि राज्य द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? यानी कि इसको अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूं तो भेदभाव पर रोक लगाई गई है अनुच्छेद 15 में। इसमें यह कहा गया है कि राज्यों को कोई अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को या भारत के किसी भी नागरिक के प्रति धर्म को आधार बनाकर कि भाई ये फला व्यक्ति हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, इस आधार पर मूल वंश, भाई वंश कौन सा है इसका, उसके आधार पर जाति, लिंग, जाति यानी कि भैया क्या जाति है, छोटी जाति का तो नहीं है, लिंग के आधार पर कि भैया पुरुष महिला, इनके आधार पर, या जन्म स्थान को लेकर कि भाई यहां नहीं जन्म हुआ है तुम्हारा, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है तुम्हारा, तुम उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, नहीं, गलत बात। तो भैया कोई भी राज्य इन चीजों को लेकर आपके साथ विभेद या भेदभाव नहीं कर सकता है। इस चीज को अनुच्छेद 15 में साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा गया है, वहां पर इस चीज को दिखाया गया है। अब इसमें भी एक अपवाद आएगा। अब आप कहेंगे भैया ये तो क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कम हो रहा, अपवाद ज्यादा हो रहे हैं। तो अपवाद आपको हर सिचुएशन में देखने को मिलेंगे। अपवाद की अगर मैं बात करूं, अपवाद महिलाओं, बच्चों, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति, इसको नोट कर दे चलना है सभी को, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों का उत्थान या जनजाति के लिए विशेष प्रावधान, इस तरीके से लिख सकते हैं, के लिए विशेष इसको अब ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, एक एक करके करेंगे। अनुच्छेद 15 की मैं बात कर रहा हूं, अनुच्छेद 14 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्लियर है। अब भेदभाव पर रोक, ठीक है, भेदभाव पर रोक हो गई है। राज्य के द्वारा किसी नागरिक के प्रति केवल आप धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, इनको आधार बनाकर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। इसके अंदर एक अपवाद ये आ जाता है कि वहां पर साफ साफ शब्दों में ये मेंशन कर दिया गया है कि आप आप लिंग को भी आधार नहीं बना सकते, लेकिन वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं है।
महिलाओं को, भाई पुरुष महिलाओं में से पुरुष को नहीं कहा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो कि समाज में भी पिछड़े लोग हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आर्थिक रूप से वो सक्षम नहीं है, उन लोगों को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों या अनुसूचित जनजाति के हों, उसके, है ना, SC ST जो होते हैं आपके, उनके लिए विशेष प्रावधान रखे गए हैं। तो अपवाद आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 2 अनुच्छेद अब तक हम कर चुके हैं। तीसरे अनुच्छेद पर बढ़ने से पहले मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारी क्लास में रेगुलर आते हैं, वो बच्चे नए आने वाले बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखा करें कमेंट्स में। जैसे कि नए बच्चे कोई आ रहा है, उसको पता नहीं है टाइम टेबल क्या है, कौन सा लेक्चर चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा बच्चा कुछ पूछता है तो कृपया करके प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उसको कमेंट सेक्शन में ही इस चीज का जवाब दे दीजिए। यानी कि किसी भी बच्चे को अगर कोई नॉलेज, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तो उसके लिए उसको कोई दिक्कत ना हो, इस चीज की जिम्मेदारी क्या है, आप लोगों की भी है, जो कि हमारी क्लास में रेगुलर आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले पार्ट पर चलते हैं। यहां पर हम जानने वाले हैं अनुच्छेद 16 के बारे में। किसके बारे में? अनुच्छेद 16 के बारे में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अनुच्छेद 16 जो है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजित या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर जो है, अवसर की समता होगी। यानी कि बेसिकली सिंपल भाषा में यह है कि सरकार द्वारा अगर कोई नौकरी निकाली गई है तो उसके अंदर सभी नागरिकों को एक समान माना जाएगा। पर वाकई में क्या ऐसा है? नहीं। यहां पर एक हम अपवाद देख सकते हैं, और अपवाद क्या है कि राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करता है या किसी पद को पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना देता है जिसका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अनुच्छेद 16 साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो सरकारी नौकरी में सभी को एक समान अवसर, साधारण भाषा में मैंने लिखवाया एक समान अवसर। इसका अपवाद अगर मैं ढूंढना चाहूं या इसके अपवाद के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूं, अपवाद की अगर मैं इसकी बात करता हूं तो राज्य नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान कर देता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो अनुच्छेद 16 एक तरफ ये कहता है कि यार सरकारी नौकरियां जो हैं उनके अंदर ना सभी लोगों को एक समान अवसर होना चाहिए। अगर सरकार बनने से पहले, भाई इस पॉइंट को समझिए, सरकार बनने वाली है, वोटिंग शुरू होने वाली है, पूरी प्रक्रिया आने वाली है। जब सरकार या संविधान ये कहता है कि हर नागरिक का वोट एक समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई कूड़ा बीनने वाला हो, सभी का वोट एक समान है। एक व्यक्ति एक वोट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सभी लोगों का वोट एक समान है। तो जब सरकार बन जाती है, जब सरकार की जिम्मेदारी आती है सरकारी नौकरियां निकालने की या लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने की, रोजगार देने की, उस समय सरकार का ये फर्ज बनता है कि वो सरकारी नौकरियों में सभी लोगों को एक समान अवसर दे। पर इसमें अपवाद आ जाते हैं, और अपवाद भी छोटे बड़े नहीं होते, अपवाद बहुत ही बड़े होते हैं। यानी कि राज्य जो होता है वो नियुक्तियों के समय कई सारे आरक्षण के प्रावधान कर देता है। अब यह आरक्षण कई तरीके से हो सकता है। यह आरक्षण मुख्य तौर पर भारत में जिस चीज पर होता है वो है मुख्यतः क्या कहते हैं, जाति को लेके। जैसे जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति हैं उनको आरक्षण है, उनके लिए आरक्षण बहुत ज़्यादा है। यानी कि अगर आप बहुत कम मार्क्स लाते हो तो भी आप लोगों को मिल जाएगी नौकरी, विच इज, जो कि एक काफ़ी टेक्निकली अगर देखा जाए तो खराब चीज़ नहीं है। पर इस चीज़ से क्या होता है कि जातिवाद को बढ़ावा भी मिलता है।
समझिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा, इस कमी को समझिएगा कि जब जाति को आधार बनाया जाता है, जब एक प्रदेश में पूरी की पूरी जाति को इसलिए आरक्षण दे दिया जाता है क्योंकि वो जो जाति है वो क्या है, या तो अल्पसंख्यक है या पिछड़ी हुई है। अगर वो जाति पिछड़ी हुई है तो उसके अंदर हर तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसी कोई भी जाति नहीं है या ऐसा कोई भी धर्म नहीं है भारत के अंदर जिसमें केवल और केवल एक में आपको बेरोजगारी और गरीबी देखने को मिलेगी और दूसरी तरफ आपको अमीरी देखने को मिलेगी। आप किसी भी चीज का उदाहरण ले लीजिए, आप अनुसूचित जाति जनजाति इनका ले लीजिए, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए आरक्षण मिलना और उनका सरकारी नौकरी या सरकार के साथ जुड़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पर तब क्या, जब किसी ऐसी जाति को, ये लोगों को आरक्षण मिल जाए जिनकी स्थिति ऑलरेडी बहुत बढ़िया है और आरक्षण का फायदा मिलके उनकी स्थिति और बढ़िया हो रही है, यहाँ तक कि जिनकी जो कि ऐसी जाति में आते हैं जो बहुसंख्यक भी हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है और उसके बाद भी उनको क्या मिल रहा है भैया, उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो कुछ इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए जिसके अंदर जातिवाद को बढ़ावा ना मिलके केवल और केवल उन लोगों को इस चीज का फायदा पहुंचाया जाए। चाहे इसके अंदर ऐसा अगर हो कि यार ये पर्टिकुलर जाति ऐसी, अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी लोग ऐसे हैं, ये तो सारे के सारे ही गरीब हैं, सबकी स्थिति ही खराब है, सबकी स्थिति ही काफी दयनीय है, तो पूरी की पूरी उस कम्युनिटी को आप दे सकते हो आरक्षण, बहुत नॉर्मल चीज है, बिल्कुल ओके चीज है, इसमें कुछ गलत नहीं। पर अगर ऐसा हो कि भाई किसी एक ऐसी कम्युनिटी को आरक्षण दे दिया गया है जिसके अंदर उनकी 40% लोग तो काफी गरीब हैं और 60% लोग बहुत अमीर हैं, या 60% लोग गरीब हैं, 40% लोग बहुत अमीर हैं, तो भाई वो जो 40% लोग अमीर हैं उनकी जगह अगर किसी और अगर इस चीज को हम केवल और केवल आर्थिक रूप से जोड़ दें तो कितना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन जो सरकारें होती हैं वो जातिवाद, यानी कि जो हमारी राजनीति होती है जातिवाद को आधार बनाती ही बनाती है, जिस कारण आरक्षण जो है वो पूर्ण रूप से कभी भी आर्थिक रूप से नहीं सिमट पाया है। यानी कि कहीं आपको हर जगह आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर आपको लागू होता हुआ अवश्य दिखाई देता है। ठीक है, तो एक इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा आपको अपवाद देखने को मिलता है। इसके बाद वाले अगर मैं पार्ट की बात करता हूं, अनुच्छेद 17 की अगर मैं बात करता हूं, इसके अंदर सिंपल चीज बोली गई है कि आपको अस्पृश्यता यानी कि जो छुआछूत होता है ना कि भाई मुझे मत छुओ, भाई मुझे मत छुओ, मेरे से दूर रहो, इस चीज को दूर करने का प्रयास करा गया, यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान। क्लियर है, यानी कि आपको कैसे भी करके इस चीज का अनुसरण नहीं करना है। आप अस्पृश्यता को या छुआछूत जो होता है कि भाई मुझे मत छुइए, हम गंदे हो जाएंगे, या मैं उस व्यक्ति को नहीं छू सकता, माफ कीजिएगा, इस चीज की जो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, ये जो गतिविधियां हम करते हैं, इनको रोकना होगा। ठीक है, अनुच्छेद 17 कहता है कि आप किसी भी सिचुएशन में अस्पृश्यता को फॉलो नहीं कर सकते हैं, ये एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। ठीक है, अच्छा, अब अस्पृश्यता क्या करती है, ये अपमान करती है उस व्यक्ति का, ये भी आपको समझना होगा, अपमान के बराबर। और क्या होता है, जब समानता का अधिकार होता है तो आप किसी का अपमान नहीं करते हो, ठीक है, उसको अपने से छोटा नहीं मानते हो। तो यहां पर ये वाला पार्ट हमारा जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है। अब इसके अंतर्गत हमारा एक आखिरी अनुच्छेद रह गया है, तो अब हम इसमें अपवाद कोई नहीं है, इसमें साफ साफ बोला गया है कि अस्पृश्यता तो किसी भी एंगल से हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें कोई भी अपवाद आपको नहीं दिया गया है। ठीक है, यहां पे मैं स्टार बना रहा हूं, विच मीन्स कि इसमें नो अपवाद। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करी गई है संविधान में, कोई अपवाद इसके लिए नहीं छोड़ा गया है कि आप कितने ही शानदार व्यक्ति क्यों ना हो या कितने बड़े वो क्यों ना हो, अस्पृश्यता आप नहीं कर सकते हो। इसके बाद जो हमारा आखिरी अनुच्छेद आता है वो है हमारा अनुच्छेद 18।
अनुच्छेद 18 क्या करता है? इसमें 4 प्रावधान करे गए हैं, जिसमें से सबसे जो मेन प्रावधान करा गया है वो है शिक्षा संबंधी सम्मान, यानी कि बेसिकली अगर इसको हम साधारण शब्दों में डालना चाहें तो उपाधियों का अंत करता है या खास उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर क्या कहा गया है कि राज्य सेना शिक्षा संबंधी, राज्य सेना शिक्षा संबंधी, साथ साथ विदेशी राज्य की कोई उपाधि नहीं, ठीक है। इसके साथ साथ ठीक है, विदेशी राज्य वाला हमारा हो चुका है। इसके साथ साथ ठीक है, इतना ही है, कुल मिला के इतना ही है, मेन पार्ट इसके अंदर इतना ही है। यानी कि अनुच्छेद 18 ये कहता है कि आप किसी भी प्रकार की जो खास उपाधियां हैं, खास तौर पर वे उपाधियां जो कि आपको किसी विदेशी देश के द्वारा दी गई हैं, उनका स्वीकार आप तब तक नहीं कर सकते हो जब तक भारत का राष्ट्रपति आपको उस चीज की अनुमति या उस चीज की परमिशन नहीं दे देता है। यदि ऐसा है तो आप क्या है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कोई भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते हो। इसी के साथ ठीक है, खास उपाधियों का अंत करा गया है। तो हमारे अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 इन पांचों की पांचों अनुच्छेदों को हम डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। अब यहां से चाहे बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कोई एमसीक्यू आ जाए, कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए, आप लोग नहीं अटकने वाले हो। मैं आशा करता हूं बेटा कि आप लोगों को उल्लंघन, ठीक है, एक और शब्द आ जाता है उल्लंघन। उल्लंघन होता है कि आपने कोई चीज मानी नहीं, आपने कोई रूल बनाया और आपने उसे तोड़ दिया, तो आपने उल्लंघन करा है बेसिकली। ठीक है, हाँ, तो सिंपल शब्दों में बोल रहा हूं कि हमारा जो ये समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक, ये हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं। इससे आगे वाली क्लास में हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 के बारे में हम जानेंगे और ये प्रयास भी करेंगे कि भैया आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। अब मैं अपनी इस क्लास को समाप्त करता हूं। अब आप लोगों से मुलाकात होगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।